Hello students, now let's start इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। तो अब हमने देखना है कि कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब अब आपका यहाँ वही है, इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हाउ स्टार्टेड इन इंडिया। ओके, तो यहाँ कॉलोनीज़ का मतलब आपका इंडिया है। इंडिया में कॉलोनीज़ कैसे आई, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ कैसे शुरू हुई। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज़ हेयर द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। मतलब इंडिया में कपड़े का क्या स्टेटस था। तो जब मशीन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इंडिया में नहीं थी, इंग्लैंड में नहीं थी, तो बहुत पहले की बात है कि अराउंड 16th सेंचुरी कह सकते हो आप। सिल्क और कॉटन के जो गुड्स इंडिया बनाता तो सारे इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डोमिनेटिंग थे। मतलब सबको लगता था कि जो इंडिया कॉटन और सिल्क के कपड़े बना सकता है वर्ल्ड में कोई और बना ही नहीं सकता। इसलिए सब जगह इतनी डिमांड थी इसके कपड़े की कि हर कोई ट्रेडर इससे ट्रेड करना चाहता था इंडिया से। तो बाकी जो कंट्रीज थी वो कोर्सर कॉटन मतलब खुरदरे से इतने फाइन नहीं बनाती थी कपड़े जितने कि इंडिया बनाता था। तो इसलिए सब कंट्रीज इंडिया से ट्रेड करना चाहती थी। तो इंडिया में अर्मेनियन एंड पर्शियन जो मर्चेंट थे वो इंडिया से गुड पंजाब टू अफ़गानिस्तान लेके जाते थे और ईस्टर्न पर्शिया तो सेंट्रल एशिया लेके जाते थे। तो वहाँ पे बेल्स बंडल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल जो थी कैमल की बैग में रख के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के थ्रू माउंटेन पासिस सारे डेजर्ट पर क्रॉस करके ये इंटरनेशनल मार्केट में जाती थी। मतलब दीज वर द पैसेजेस जिसको आप सिल्क रूट वगैरह कह सकते हो, इंडिया में था। वहाँ पे पासिस दरे वगैरह आए जो भी माउंटेन के पास। तो ये सारे एंट्रीज पार क्रॉस करके ये सारे वर्ल्ड को जाती थी इंडिया का कॉटन और सिल्क। ओके, तो जो इनका जो वाइब्रेंट सी ट्रेड था, सी ट्रेड जो था वो थ्रू होता था प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। यहाँ पे प्री कॉलोनियल मतलब, कॉलोनियल मतलब यहाँ ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने से पहले पोर्ट्स एवरीबडी नोज जहाँ पे आप सारा ट्रेड करते हो। तो ये 3 तरह के हमारे इंडिया के पोर्ट टाउन थे जहाँ पे इंडिया ट्रेड करता था। सबसे पहले उसने बताया गुजरात। एक तो गुजरात में को उसका पोर्ट टाउन था जिसका नाम था सूरत। ओके, आपने क्वेश्चन में पढ़ा ना वाई सूरत एंड हुगली डिक्लाइंड। तो सूरत गुजरात में जहाँ पे इंडियन ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करते थे ब्रिटिश के आने से पहले। और उसके बाद आपका था मसौलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट पे, यहाँ पे आपका मसौलीपट्टनम था। ओके, फिर आपका कैलकाटा में था हुगली। ओके, तो ये 3 पोर्ट टाउन्स इंडिया के बहुत फेमस थे जहाँ से आपका ट्रेड जाता था। मतलब कि इंडियन का टेक्सटाइल जाता था इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ से आपका जाता था सूरत जैसे वेस्टर्न कंट्री में चला गया, इधर वाले से ईस्टर्न कंट्री में चला गया। तो जैसे ही वर्ल्ड वाइड में ये बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल फेमस था। तो ये बात सारी कर रहे हैं कि जब ब्रिटिशन यहाँ पे इंडिया में नहीं आए थे, जब इंडिया की सारे वर्ल्ड वाइड बड़ी अच्छी कंडीशन थी, डोमिनेटिंग पोजीशन, उस टाइम की बात चल रही है। ओके, तो इंडियन मर्चेंट जो बैंकर्स थे वो सारे इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, एक्सपोर्ट ट्रेड में। एक्सपोर्ट ट्रेड क्यों? क्योंकि यहाँ पोर्ट टाउन से ये कपड़ा जा रहा है बाहर को। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंकर्स उनको लोन वगैरह देने के लिए, काम संभालने के लिए, इंडियन मर्चेंट सारे एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए इंगेज थे। ओके, तो यहाँ पे जो मर्चेंट थे, सप्लाई मर्चेंट थे, वो इंटीरियर्स में आते थे। ओके, हाँ, जो ये मर्चेंट यहाँ पे मे भी काम कर रहे हैं वो इंटीरियर्स में, जहाँ पे आप कह लो यहाँ पे आपके वीवर्स हैं, उनके साथ लिंक बनाते थे और उनसे कपड़ा लेके पोर्ट पे टाउन पे पहुँच जाते थे। ओके, मतलब इनका सबका मर्चेंट का इंटीरियर के साथ कांटेक्ट रहता था कि कैसे उनसे कपड़ा लेके, टेक्सटाइल लेके हमने एक्सपोर्ट करना है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। ओके, तो ये जो मर्चेंट वगैरह थे वीवर्स को एडवांस थोड़ा बहुत दे देते थे और उनका जो वुवन क्लोथ था उनको एयरपोर्ट अपना पोर्ट पे लेके आते थे। शिपर्स के साथ उनकी डील होती थी। और जो ब्रोकर्स, ब्रोकर्स कौन होते हैं? मिडल मैन। तो जो कि बाहर के, मतलब कह लो, मतलब जो बाहर से सामान लेने आपके लिए आए हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, और इंडियन जो थे मर्चेंट थे वो ब्रोकर के थ्रू नेगोशिएट करते थे कि कितने में सामान लेके जाना है। ओके, ये सारा काम इन पोर्ट टाउन पे होता था। तो कि कैसे काम करना है और कैसे बाकी की सप्लाई देनी है। क्लियर? तो अब इसमें क्या था, ये सारा बड़ा अच्छे से सब कुछ चल रहा है
कि जो मर्चेंट है यहाँ से इंडियन वीवर से सामान ले रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट के लिए उनको एक्सपोर्ट करते चले जा रही हैं। ओके, लेकिन क्या हुआ, 1750s का टाइम आया, ये तब तक बहुत अच्छा चलता रहा सारा नेटवर्क। तो जब 1750 में सारा ही ये सिस्टम जो था कि इंडियन मर्चेंट इंडियन वीवर से कपड़ा लेते थे और इंटरनेशनल मार्केट के लिए उनको भेज देते थे, ये सारा सिस्टम 1750 के बाद ब्रेक डाउन हो। उसका रीज़न क्या है, ये आप लिखते हो कि वाई दिस सिस्टम, यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, वाई दिस सिस्टम नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट वॉज ब्रेकिंग डाउन। यस, इसका आपने लिखना है, नंबर फर्स्ट रीज़न है कि यूरोपियन कंपनीज जो थी, यूरोपियन कंपनीज में आपको बता दूं, देयर वर डिफरेंट 4 पावर थी। नंबर 1 वाज इंग्लिश, डच, पोर्तुगीज, ओके, एंड देन फ्रेंच। ये 4 तरह की कंपनीज थी, फॉरेन यूरोपियन कंपनीज थी जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करती थी। गॉट इट। अब इसमें वो कह रहा है यूरोपियन कंपनी ने धीरे धीरे लोकल कोर्ट से कंसेशंस ले लिए कि हम पे टैक्स ना लगाया जाए। आपको पता है जब बाहर की कंपनीज आती हैं यहाँ पे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं तो उन पे टैक्सेस लगते हैं। तो ये यूरोपियन कंपनीज ने क्या किया, लोकल जो रूलर थे उनसे ये मोनोपली राइट्स ले लिए कि हम ही सिर्फ ट्रेड करेंगे, कोई और दूसरा ट्रेड नहीं करेगा। कि जैसे इंग्लैंड से सिर्फ एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी ना, और बहुत सारी कंपनीज आएंगी। तो इन्होंने सब ने क्या किया था, लोकल रूलर से ये मतलब मोनोपली ले ली थी कि हम ही सिर्फ आपके साथ ट्रेड करेंगे और कोई 30 चौथा 5वां बंदा नहीं आएगा जो कि आपसे ट्रेड करेगा। तो जिसके कारण क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने लोकल रूलर से कंसेशंस ले लिए थे, रिलैक्सेशन ले ली थी टैक्सेस पे, ड्यूटीज़ पे। तो जो पुराने ओल्ड पोर्ट थे ना, सूरत और हुगली, जो मैंने अभी आपको बताए, जो सूरत और हुगली थे ना, वो ऑपरेट करते, जहाँ पे लोकल मर्चेंट ऑपरेट यहाँ पे करते थे, वो धीरे धीरे वहाँ पे उनका जो होल्ड था वो कम हो गया। क्योंकि जो नए यूरोपियन थे उन्होंने अपना ट्रेड शुरू कर दिया बॉम्बे एंड कैलकटा से। यहाँ पे कैलकटा, अगर हुगली भी यहाँ पे तो कैलकटा यहाँ पे। तो नए वाले जो आपके मर्चेंट आए हैं, नए वाले जो यूरोपियंस आए हैं, उन्होंने नए अपने स्टेशन ढूंढ लिए बॉम्बे एंड कैलकटा में। और जहाँ से जो इंडियन लोग करते थे, इंडियन ट्रेडर्स अपना काम सूरत और हुगली से अपना ट्रेड करते थे, वहाँ से उन्होंने ऑपरेट करना बंद कर दिया। तो अब क्या था, जो यूरोपियन जिनको काफ़ी सारे कंसेशन ऑलरेडी मिल चुके थे, तो उनका काम बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, उनको टैक्सेस पे करने नहीं पड़ रहे हैं। और जो लोकल हमारे मर्चेंट थे उनका काम ऑलमोस्ट बंद हो गया। और जो बैंकर्स वगैरह उन पे डिपेंडेंट थे वो भी बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया निकल गया उनका। और 17वीं सेंचुरी तक क्या हुआ, जो हम ग्रॉस वैल्यू ट्रेड की कर रहे थे सूरत से 16 मिलियन थी, 16 मिलियन रुपीज़, वो आपकी 1740s में आके सिर्फ डूब के 3 मिलियन रुपीज़ रह गई। मतलब 17वीं सेंचुरी का मतलब है 1600 वाले ईयर्स। तो इतने ईयर्स में जब आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है, जबकि 16 मिलियन रुपीज़ का आपका ट्रेड चल रहा है, और जो आप देखो 1740s में सिर्फ 3 मिलियन रह जाए, मतलब 1/3 से भी कम, ये फ़र्क पड़ा। क्यों फ़र्क पड़ा? क्योंकि जो यूरोपियंस आए थे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया लोकल रूलर्स, लोकल मर्चेंट्स पे। गॉट इट? हाँ जी। अब आपका आगे आ गया जी, जैसे ही आपके सूरत हुगली डिक्लाइन हुए, ओके, तो बॉम्बे कैलकाटा ग्रीव हो गए, जहाँ पे आपको बोला कि यूरोपियन जो थे इन 2 पोर्ट टाउन पे, वो जैसे यहाँ पे बॉम्बे और कैलकाटा, इन पोर्ट टाउन पे वो ट्रेड कर रहे थे। ओके, ये ग्रीव होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो इंडियन मर्चेंट थे उनका काम बंद होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज ने सारे ही जो एक्सपोर्ट का काम था उन्होंने संभाल लिया, और जो पुराने ओल्ड ट्रेडिंग हाउस थे वो क्लैप्स हो गए। ओके, और जो सर्वाइवल था, अगर आपने कहते काम करना है लोकल ट्रेडर्स, तो आपको बॉम्बे और कोलकाता से ही काम करना पड़ेगा। सूरत हुगली तो ख़त्म हो चुके हैं आपके, तो अब आकर नहीं करना, तो हमारी मर्जी पे रहोगे आप। तो अब ये वीवर्स थे, उनके साथ हुआ क्या, किसके साथ कब हुआ? आफ्टर 1750s। जैसे मैंने बोला है कि 1750s तक
जो वीवर से बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। सारे वर्ल्ड वाइड इनका ट्रेड इतना अच्छा चल रहा था और सारे ट्रेडर जो डच, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, इंग्लिश इनके आगे हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे कि आप हमें अपना प्रोडक्शन दो, प्लीज़ हमें दो, बार्गनिंग करते थे। तो इन वीवर के साथ एक्चुअली हुआ क्या, यू कैन सी। पहले मैं आपको बता दूं कि वीवर है, ये काम कर रहा है, इसको आप कहते हो लाइक खड्डी कहते हो, जिस पे कि आप देख रहे हो ऊपर से पुल्ली बांधी हुई है। तो ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिज़ाइन चलता जाएगा। ओके, ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपका कपड़ा बनता चला जाएगा ऐसे। ओके, थ्रू दीज पुलिस ये लगी हुई हैं जो ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, इसके थ्रू वीवर काम करते थे जो हमारे इंडियन वीवर्स थे। हाँ जी, तो ये कहते वीवर्स के साथ हुआ क्या। कहते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप सबको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी हम पे रूल कर रही थी, ब्रिटिश जो थे, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में ट्रेड करने आए थे। कैसे वो इंडिया के रूलर बन बैठे। ओके, इसका नाम था वैसे ईस्ट इंडिया, सबका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो ईस्ट में ट्रेड करने आए थे। लाइक इंडिया वॉज द ईस्टर्न कंट्री। गॉट इट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिस पे यहाँ हम करेंगे एक तरह से ब्रिटिश, यहाँ पे हम ब्रिटिश का नाम करेंगे। तो 1760 तक उनका डिड नॉट इनिशियली लीड टू अ डिक्लाइन, इनका डिक्लाइन अभी नहीं शुरू हुआ था। तो ब्रिटिश जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो अभी तक इतनी एक्सपैंड नहीं हुई थी। ओके, इंडियन फाइट टेक्सटाइल वॉज काफ़ी डिमांड में। ये शुरू की बात बता रहे हैं आपको, बिगिनिंग में हुआ क्या था शुरुआत में, कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उनकी बहुत डिमांड थी यूरोप में, क्योंकि आपको पता है यूरोप में फ्रेंच है, डच है, पोर्तुगीज़ है, इंग्लिश है। तो यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल की बहुत डिमांड थी और जो कंपनी थी वो चाहती थी कि मैं इंडिया में इनके साथ रिलेशन बना के इनसे कांटेक्ट बनाऊं। तो बिफोर इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक, कर्नाटक आपको पता होना चाहिए कर्नाटक एरिया कौन सा है। लुक एट दिस वन, कर्नाटक एरिया आपका ये था। ओके, इसको कर्नाटक कहते थे पहले, नॉट इट इज़ नॉट एज विजिबल। तो कहते बंगाल, एवरीबडी नोज। तो बंगाल और कर्नाटक में अपनी पावर इस्टेब्लिश करने से पहले, मतलब 1760s और 77s के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को मतलब ये जो आपके इंडियन वीवर्स हैं उनसे सप्लाई नहीं मिल रही थी, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ये कपड़ा लेने में। ये शुरू की बात बता रहे हैं क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़ एंड लोकल ट्रेडर जो थे वो मार्केट में काफ़ी कपड़ा सिक्योर कर लेते थे और इंग्लिश को कपड़ा नहीं मिल रहा था। जैसे आप सोचो कि यहाँ पे फ्रेंच है, डच है, पोर्तुगीज़ है, इंग्लिश तो है ही है और लोकल इंडियंस भी हैं। तो यहाँ पे ये वीवर्स हैं, इंडियन वीवर्स हैं, तो इनसे इन्होंने कपड़ा लेना है इंडियन वीवर्स से। तो इंडियन वीवर्स उन्हीं को अपना क्लॉथ देते थे, टेक्सटाइल देते थे जो उनको बेस्ट उनका सेलिंग प्राइस देता था। मतलब क्योंकि मेरे को पता है मेरी चीज़ की डिमांड है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनकी बोली लगवाने को बोलूँगा कि जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा इसका दाम देगा मैं उसको अपना मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा। तो ऐसा होता था कि इंग्लिश को ये मटेरियल ईजिली नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अगर फ्रेंच ने अच्छी बोली दे दी या डच ने दे दी, पोर्तुगीज़ ने, इंडियन ट्रेडर्स ने, तो जो कपड़ा वीवर्स, इंडियन वीवर उनको पहुँचाते थे बजाय के इंग्लिश को देने को। अब इंग्लिश को ये बड़ी खुंदक लगती थी कि हाँ हाँ मेरे को ये रेगुलर सप्लाई इंडियन कपड़े की नहीं मिल रही है। तो जब ये वापस इंग्लैंड वाले जाते थे ना, लंदन जाते थे, लंदन वाले उनसे पूछते थे कि आप हाँ इंडियन कपड़ा नहीं लेके आए, क्योंकि सबको पता है कि इंडियन कपड़े की बहुत डिमांड थी सारी कंट्रीज में, लंदन में बहुत डिमांड थी। तो इंग्लिश वाले उनको ये एक्सक्यूज़ देते थे कि इस बार काफ़ी रेट हाई चले गए और मैं कपड़ा नहीं ले पाए, टेक्सटाइल नहीं ले पाए। तो बड़ी मायूसी होती थी वहाँ पे इंग्लिश वालों को, इन लंदन वालों को, जब उनको ये प्रॉपर टेक्सटाइल नहीं मिल पाया था। फिर अब क्या हुआ, आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर क्या जब गेन कर ली। अब आपको मैं पहले थोड़ी सी बता दूं कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने क्या किया, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो कि बंगाल में हुई थी उसमें जीत गए। ओके, तो अब इसके हाथ में थोड़ी सी पावर आ गई बंगाल की। और इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई,
जिसमें कि उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीत लिया। मतलब आप कह सकते हो कि इंग्लैंड में हाथ में थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल पावर आनी शुरू हो गई। ये यही टाइम पीरियड बोल रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश जब कर ली, तब उनके हाथ में मोनोपली राइट ऑफ ट्रेड लग गए। मोनोपली का मतलब होता है कि जिसमें कि सिर्फ एक ही का अधिकार होता है उस चीज़ के साथ ट्रेड करने का, और किसी का नहीं होगा। दिस इज मोनोपली राइट। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब समझ आना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ। मतलब इंग्लैंड, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश को कपड़ा नहीं मिल रहा था इंडियन से। अब उन्होंने पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कर ली अपनी इस 1750 से लेके 1760 तक। उसमें क्या हुआ, उन्होंने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का सिस्टम ऑप्ट किया, जिसमें क्या किया उन्होंने, एलिमिनेट, रिमूव द कंपटीशन, कंट्रोल की कॉस्ट को कंट्रोल किया, और एक रेगुलर सप्लाई कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क की उनको मिलनी शुरू हो गई। तो ये हुआ कैसे? तो जैसे मैंने आपको कहा है कि आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि आप कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलर सप्लाई टेक्सटाइल की कैसे मिलनी शुरू। दिस इज अ क्वेश्चन या स्टार्ट। फर्स्ट रीजन है कि उनको कैसे मिलना शुरू हुआ। नंबर 1, कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, रिमूव कर दिया जो एक्सिस्टिंग ट्रेडर्स थे एंड ब्रोकर्स थे जो कि क्लॉथ के ट्रेड में इन्वॉल्व थे, एंड उन्होंने एक डायरेक्ट कंट्रोल बना लिया वीवर के ऊपर। जैसे मैं आपको बता दूं एक चीज़ के कैसे करोगे, कि आप कह सकते हो कि पहले एक सिस्टम था जिसमें वीवर्स थे। वीवर्स अपनी सप्लाई किसको देते थे? ब्रोकर्स को। ओके, ट्रेडर्स भी कह सकते हो, और ट्रेडर्स को अपनी सप्लाई देते थे, और ये जाके आके जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको ये सामान बेचते थे। गॉट इट? अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को रिमूव कर दिया। यहाँ पे यूरोपियन जगह की आप लिख सकते हो कि इंग्लिश। ओके, इंग्लिश ने क्या किया, ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स को रिमूव किया और अपना डायरेक्ट लिंक इन्होंने वीवर के साथ बना लिया। ये वीवर के साथ कैसे बनाया? इन्होंने क्या किया, इन बिटवीन, क्योंकि इंग्लिश से लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वैसे डील करने में प्रॉब्लम है, इन्होंने इन बिटवीन गुमास्तास को अपॉइंट कर दिया। ओके, तो अब कहोगे ये गुमास्तास कौन से होते हैं? गुमास्ता वर द पेड सर्वेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लैंड वालों की। मतलब ये गुमास्तास इंडियन थे और इनको सैलरी दी जाती थी बाय द इंग्लैंड कि आप जाके हमारी तरफ से वीवर के साथ कांटेक्ट बना के रखो। ओके, तो तभी हमने यहाँ पे करा। फर्स्ट रीजन आप देख सकते हो कि कंपनी ने क्या किया, ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स जो पहले थे वीवर के साथ कांटेक्ट बनाते थे यूरोपियन के साथ, इन्होंने ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स को रिमूव कर दिया और इन्होंने एक डायरेक्ट कंट्रोल वीवर के साथ बनाया थ्रू द गुमास्तास। तो गुमास्तास, अगर आपको क्वेश्चन आता है हु वर द गुमास्तास, तो आपने कहना है दे वर द पेड सर्वेंट। और ये क्या करते थे, ये सप्लाई जो थी वीवर्स की उसको सुपरवाइज करते थे और उनकी सप्लाई को कलेक्ट करते थे और क्वालिटी चेक करते थे कि प्रॉपर क्वालिटी हमें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये आपका हो गया बाय एलिमिनेटिंग द एग्जिस्टिंग ट्रेड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग लिख सकते हो आप। सेकंड आप हेडिंग लिख सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द एडवांसेस थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस। ये आप हेडिंग लिख सकते हो। कहते कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो बायर्स थे मतलब वीवर्स के, उनके साथ डायरेक्ट कंट्रोल बनाया और उनको इन्होंने क्या किया, एडवांस देने शुरू कर दिए कि वंस द ऑर्डर वाज प्लेस, वीवर्स को उन्होंने एडवांस देना शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया कि आप पहले अपनी कॉटन खरीदनी शुरू कर लो, और अगर आप लोन लोगे तो आपने गुमास्तास को ही सप्लाई प्रोवाइड करनी है, कोई दूसरे ट्रेडर को आप सप्लाई नहीं देगो। जैसे आप देखो ये चीज़ कि अगर यहाँ पे ये चीज़ आ जाए कि वीवर्स हैं, अब वीवर्स ने सिर्फ इंग्लिश से लोन एक्सेप्ट किया है, इन्होंने लोन दे दिया वीवर्स को एडवांस में ही। तो अब वीवर्स को इन्होंने बोला कि जब आपने सप्लाई देनी है आपने इनको किसी को नहीं देनी, आपने सप्लाई सिर्फ हमें देनी है। ओके, तो वीवर्स कहते ठीक है, आप हमें एडवांस दे रहे हो, नेचुरली हम पहले अपनी कॉटन खरीद सकते हैं, तो इसलिए जब भी हम अपना प्रोडक्शन तैयार करेंगे हम आप ही को सप्लाई देंगे। गॉट इट? हाँ जी। तो यहाँ पे आपने करा कि सिस्टम एडवांस शुरू हो गया कि आप वीवर्स को लोन प्रोवाइड कर दिए गए बाय द इंग्लिश, और अब क्या होता, लोन लेते थे वीवर्स और गुमास्ता के थ्रू उनको रिटर्न कर देते थे
टेक्सटाइल। अब क्या हुआ, लोन्स ज़्यादा देने शुरू कर दिए इंग्लिश ने इंडियन वीवर्स को, और ज़्यादा फाइन टेक्सटाइल बढ़ता चला गया। जितने ज़्यादा लोन लेते थे उतनी ज़्यादा उनको सप्लाई देनी होती थी इंग्लिश को, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमें एडवांस मिल रहा है, हम ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, हमें तो बहुत मज़े लग गए। वीवर्स वर वेरी हैप्पी। अब उन्होंने क्या किया, वीवर्स ने अपने स्मॉल प्लॉट जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते थे ना, उन्होंने एग्रीकल्चर बंद करी और उन्होंने सारा अपना फैमिली का टाइम इंडियन वीविंग में लगा दिया। ओके, क्योंकि अब जो ब्रिटिश थे उनको बहुत ज़्यादा लोन दे रहे थे, प्रोडक्शन ज़्यादा मांग रहे थे। इंडियन वीवर कहते तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हम उनको प्रोडक्शन ज़्यादा दे देंगे। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जो सारी कल्टीवेशन थी वो बंद करके पूरी तरह अपना पूरा पूरा टाइम क्या कर रहे थे, वीविंग में ला रहे थे। उन्होंने अपनी कल्टीवेशन लैंड को भी लीज पे दे दिया। ओके, लीज पे क्या होता है कि हम उसको 99 ईयर के लिए आप किसी को रेंट पे दे देते हो कि उसके बाद हम उसको काम करेंगे, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो सारी फैमिली, बच्चे बूढ़े, सारे फैमिली मेंबर, वुमेन, सारी वीविंग की प्रोसेस में बिजी हो गई जी। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे, ये आपका पॉइंट वैसे खत्म हो चुका, आंसर खत्म हो गया, वैसे इसका चल रहा है कि मैनी वीविंग विलेजेस वर रिपोर्टिंग। अब आपका क्वेश्चन आएगा, वाई वर देयर क्लैशेस बिटवीन द वीवर्स एंड गुमास्तास। ओके, वाई मतलब वीवर्स और गुमास्तास में क्लैशेस क्यों हुए, क्वेश्चन का। ओके, अब इसमें आपने कहना है कि जो पहले मर्चेंट थे ना, उनके वीवर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशन, जैसे जेजी को, ये मर्चेंट, ये ट्रेडर ब्रोकर्स थे ना, क्योंकि वो सेम ही विलेज में रहते थे वीवर के, और वीवर के साथ बड़े अच्छे कांटेक्ट उनके थे। मतलब जब वीवर को कोई ज़रूरत है, बड़े अच्छे उनके साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको मनी प्रोवाइड कर देते थे, और उनके साथ कोई गलत नहीं ट्रीट करते थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जो शुरू वाले मर्चेंट थे बड़े अच्छे रिलेशन थे। अब धीरे धीरे क्योंकि गुमास्ताज आ गए, गुमास्ताज आउटसाइडर थे और उनका कोई विलेजर्स के साथ कोई लिंक नहीं था, तो वो बहुत बहुत एरोगेंट थे। ओके, वो क्या करते थे, विलेजेस में आते थे सिपॉयज के साथ। अब सिपॉय का मतलब क्या है, इंडिया में सिपाही को ब्रिटिश सिपॉयज कहते थे। ओके, इंडियन सोल्जर्स कह लो, इंडियन सिपाही कह लो, तो इंग्लिश दे वर गिवन द नेम टू सिपॉय। अब जो गुमास्तास थे अपने साथ वो सिपोइस को साथ लेके आते थे, पियोन्स को साथ लेके आते थे, और बड़े एरोगेंटली आते थे कि जिस भी वीवर ने काम पूरा नहीं किया होता था टाइम पे, उनको इतना मारते थे। अगर कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो किसी की कुछ नहीं सुनते थे, और जब भी उनकी डिले होती थी उनको फ्लॉगिंग, मतलब छड़ी से मारना और बीटिंग करना, ये आम बात हो चुकी थी। समझ आ रही है। तो मतलब अब गुमास्तास, क्योंकि पेड सर्वेंट ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश कहते थे सप्लाई लेट क्यों हुई, गुमास्तास को डांटते थे। गुमास्तास आगे जाके वीवर्स को डांट के मार के उनसे सप्लाई पूरे टाइम पे लेके आते थे। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे कैसे सीन चेंज हो रहा है। अब वीवर जो थे उनका जो बार्गनिंग थी ना प्राइजेस को लेके डिफरेंट बायर के साथ, वो ख़त्म हो चुकी थी। जैसे इनके जो, क्योंकि इन्होंने, अब वीवर ने इंग्लिश को अपना प्रोडक्शन देना शुरू, धीरे धीरे ये सारे फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, ये सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन वीवर तो सिर्फ इंग्लिश को ही अपना प्रोडक्ट देते हैं, हमें तो देते नहीं। तो धीरे धीरे ये सारे अपने आप एलिमिनेट हो गए। छोड़ो, फिर यहाँ पे आने का फ़ायदा कि जब हमें सप्लाई नहीं मिलनी है। तो एक तरह से अब वीवर को नुकसान ये हुआ कि जो उनकी बार्गनिंग पावर थी, जो पहले बार्गनिंग करके अपना प्रोडक्शन डिफरेंट बायर्स को दे रहे थे, अब वो ख़त्म हो गया। ओके, अब जो था कंपनी थी, अब उनके जो रेट थे उनको बहुत कम दे रही थी कपड़े की। जैसे हर कपड़े का उनको रेट अगर पहले 10 रुपये दे रही थी, अब कंपनी ने उनके साथ इतना बुरा करना शुरू कर दिया, उसी कपड़े का रेट उसने अपने आप 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब उनका रेट कम देना शुरू कर दिया। जब वीवर कहते थे इस कपड़े की कीमत तो 10 रुपये है, या आप हमें कम क्यों दे रहे थे, तो इंग्लिश कहते थे पहले अपना लोन चुकता करो, उसके बाद ये बात करेंगे। मतलब वो लोन चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उनको रेट बहुत कम देने शुरू कर दिए ब्रिटिश ने। धीरे धीरे वीवर उनके चुंगल में फंस गए, जो उन्होंने चारा डाला था एडवांस का, अब उन्होंने एडवांस ले चुके हैं, उनको वो लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं। अब इतनी क्रिटिकल कंडीशन वीवर की हो गई कि वो उनका लोन नहीं चुका पा रहे हैं, और ब्रिटिश कहते हैं लोन चुकाओगे तो जाके उसके बाद आपको यहाँ से छुटकारा मिलेगा, और आपको इसके रेट कम ही मिलेंगे जब तक आप हमारे को पूरा वापस नहीं करोगे। अब वीवर्स के लिए सारी बार्गनिंग ख़त्म हो चुकी है, उनकी कंडीशन इतनी लो हो चुकी है, लोन इतने ज़्यादा ले चुके हैं कि उसको वापस नहीं कर पा रही है।
अब कई जगह पे तो कर्नाटक एंड बंगाल में क्या हुआ, वीवर्स ने अपने विलेज छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनसे वो मांगने आते थे कि हमारी प्रोडक्शन तैयार नहीं, कहाँ पे है। वो डर के वहाँ से भागे वीवर, और कईयों ने तो क्या किया, वीविंग का काम ही छोड़ दिया। इतने ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे वीवर। और कई जगह पे तो क्या हुआ, वीवर्स ने रिवोल्ट तक कर दिया कंपनी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। और काफ़ी जगह पे वीवर्स ने लोन लेने से मना कर दिया कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन आपसे लोन नहीं लेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हो कि वीवर्स को कितनी प्रॉब्लम आई। तो नेक्स्ट आपका आएगा कॉटन वीवर्स को एक और प्रॉब्लम आई। पहले आप एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हो, what are the problems faced by the इंडियन वीवर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडियन वीवर को किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपने ट्रेड शुरू करवा के मोनोपोली रख के कैसे पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ली और धीरे धीरे इंडियन वीवर्स का काम ऑलमोस्ट बंद करवा दिया। और सिर्फ इंडियन वीवर अगर काम कर रहे थे तो सिर्फ ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे। अब सेकंड प्रॉब्लम इंडियन वीवर की आई है, मैनचेस्टर्स कम्स टू इंडिया। अब इसका मतलब है मशीन मेड गुड कम्स टू इंडिया। अब जैसे आपने पढ़ा कि 1730s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ गई, ओके। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उन्होंने प्रोडक्शन तैयार करनी शुरू करनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, इट टुक ऑलमोस्ट 100 years टू स्पीड अप द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके। तो अब इसमें क्या है, 70-72 अंडरलाइन इसको कर सकते हो कि हेनरी पटूलो ने क्या बोला था। एक बार कंपनी ऑफिशियल है, कंपनी ऑफिशियल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, उसने कहा कि जो इंडिया कपड़ा बनाता है वो कभी भी उसकी प्रोडक्शन जो उसकी डिमांड है कभी कम नहीं हो सकती, और इतनी अच्छी क्वालिटी का कोई भी वर्ल्ड में कपड़ा नहीं बना सकता। मतलब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले खुद मानते थे कि ईस्ट इंडिया के इंडियन का कपड़ा, वीवर बनाने वाला कपड़ा जो है वो वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि इसकी डिक्लाइन शुरू हो गया। कैसे? कहते 1811 टू 1820 तक 12 तक पीस गुड्स जो कि 33% इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, वो 1850-51 में सिर्फ 3% रह गई। मतलब 1811 तक इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अपना कपड़ा टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टू द ब्रिटेन एज वेल। ब्रिटेन को ये इतना कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा था 33% 1811 को। लेकिन वही एक्सपोर्ट जो था इसका 1850s में, मतलब मिड 19th सेंचुरी में आप कह सकते हो, ज़रूरी नहीं ईयर लिखना है, मिड 19th सेंचुरी में ये 3% एक्सपोर्ट कर रहा था। रीज़न बिहाइंड दिस आप वाई डिड दिस हैपन लिख सकते हो। वाई मतलब वाई यहाँ पे भी कर सकते हो आप, या इस क्वेश्चन का यहाँ पे लिख दिया कि ये ऐसा क्या हुआ कि उनकी एक्सपोर्ट कम हो गई। दिस इज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वीवर्स। क्या था, जो कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप हुई थी ना, जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज ओपन हो गई, ओके। तो अब जो इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रुप थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ये दिमाग में चिंता खाई जा रही थी कि अदर कंट्री से इम्पोर्ट बहुत आता है। मतलब अब प्रोड्यूसर्स को लगने लगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को लगने लगा कि अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी हैं इंग्लैंड में, हम इतना कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाहर से भी कपड़ा आ रहा है, तो ज़रूरत क्या है बाहर से कपड़े मंगवाने की, बल्कि ये चाहिए कि जो बाहर से कपड़ा आता है उन पे क्यों ना इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब बाहर के जो कपड़ा उन पे टैक्सेस बढ़ा दो। टैक्सेस तो वैसे भी लगते हैं, टैक्सेस बढ़ा दो, समझ रहे हो। अब इसमें क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट को ये कंपेल किया कि आप ना इंपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज करो कि जो बाहर से कपड़ा आएगा वो महंगा बिकेगा और ब्रिटेन वाले मैनचेस्टर गुड को ही खरीदें, ओके। तो पहले वो इतना नहीं खरीद रहे थे ब्रिटेन वाले, क्योंकि उनको इंडियन कपड़े के इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे, दे वर परचेजिंग दैट वन। लेकिन जैसे ही कस्टम ड्यू इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, तब क्या हुआ, इम्पोर्ट पे ड्यूटी लग गई। अब इंग्लैंड के रहने वालों ने अपने मशीन के कपड़े पहनने ज़्यादा शुरू कर दिए बजाय कि इंडिया से। इंडिया से आ तो रहे थे, रिच पीपल अभी भी प्रेफर कर रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं थी, ओके। और ये तो रीज़न वन था कि इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। सेकेंड रीज़न था जो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट ने
उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ के लिए मना लिया कि आप इंडिया में तो जाते ही हो, तो क्यों ना हमारे फैक्ट्री के कपड़े वहाँ पे भेज दो आप, क्योंकि हमारे इंग्लैंड वाले कितना कंज्यूम करेंगे कपड़े, ज़्यादा कपड़े करते भी नहीं कंज्यूम हमारे। तो इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, वहाँ पे तो आपको मशीन मेड गुड करोगे, वो तो चीपर है उनके लिए, वो इजिली परचेज कर लेंगे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा हाँ हाँ, हमारे लोगों की अगर तरक्की होती तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये जो मशीन मेड गुड्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंडिया में बेचने शुरू कर दिए। अब इंडिया में क्या हुआ, वहाँ पे कपड़े काफ़ी बिकने शुरू हो गए। तब आप कह सकते हो कि 1850 तक जो कॉटन पीस गुड्स कंस्टिट्यूट 31% ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इंपोर्ट होता था, अब 1870 में 50% हो गया। मतलब 1850 तक जो कपड़ा इंडिया में आ रहा था वो सिर्फ 31% ऑफ द इंडियन इंपोर्ट का था, लेकिन 1870 तक पहुंचते पहुंचते 20 सालों में 50% कपड़ा इंग्लैंड से आना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा लोगों की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि इंडियन को था ये मशीन मेड गुड्स तो चीपर ही बहुत है खादी के कंपैरेटिव, तो खादी जो हाथ से कपड़ा बनता है वो महंगा होता है। तो अब उनको लगता था कि इवन पुअर पीपल कैन ईजिली परचेज दैट। अब उनको बढ़िया भी लगता था कि इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स आया है। ओके, अब क्या हुआ, कॉटन वीवर्स इन इंडिया को एक और नई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ये आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन वीवर्स, आप नंबर 1 लिख सकते हो, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, मतलब उनकी एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स होगी, जो कि रीज़न मैंने यहाँ पे इस पैरा में दिया। हाँ जी, ये वाले में दी है। एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स कैसे हो गई, क्योंकि उनके जो कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगनी शुरू हो गई थी। नंबर 1 इज क्लियर। अब दूसरा रीज़न है द लोकल मार्केट श्रैंक। लोकल मार्केट श्रैंक का मतलब नेक्स्ट में आएगा। ये आपका जो रीज़न है ये पहला आपका इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन हो गया। तो लोकल मार्केट का मतलब जो इंडियन की उनकी मार्केट थी, जहाँ पे इंडियन वीवर अपना कपड़ा बेच रहे थे, वो श्रिंक कर गई। कैसे कम हो गई, क्योंकि दैट वाज ग्लटेड विद द मतलब फ्लड लाइक मैनचेस्टर इंपोर्ट आने शुरू हो गए। ओके, ये आपका सेकंड पॉइंट है। मतलब उनकी लोकल मार्केट इसलिए कम हो गई, लोगों ने उनसे कपड़ा खरीदना इसलिए बंद कर दिया इंडियन लोगों ने, क्योंकि मैनचेस्टर के चीज़ें इंपोर्ट वहाँ पे होनी शुरू हो गई थी। ओके, तो प्रोड्यूस बाय मशीन्स लोअर कॉस्ट थी उसकी। ओके, इंपोर्ट कॉटन गुड्स चीपर भी थे, इसलिए वीवर्स को बहुत प्रॉब्लम आई अपने कंपटीशन करने में, क्योंकि अब जो इंडियन थे उन्होंने चीपर क्लोथ मशीन के खरीदने शुरू कर दिए, बजाय कि इंडियन वीवर के हाथ में बने कपड़े खादी कपड़े पहनने से उन्होंने थोड़ा कंपटीशन में आने से उनको प्रॉब्लम आई। तो इसलिए इंडियन वीवर के साथ ये सेकंड प्रॉब्लम आई कि उनकी लोकल मार्केट में उनके कपड़े खरीदने कम कर दिए, बंद नहीं कर दी, जो वर्ड है बंद नहीं, कम कर दिए बोलना आपने। ओके, तो 1850 तक जो आपकी रिपोर्ट्स आई हैं वेरी रीजन में, तो वो स्टोरीज काफ़ी डिक्लाइन की बताती हैं। तो अब तीसरी प्रॉब्लम आई। तीसरा रीज़न क्या है कि 1860 में एक नई प्रॉब्लम क्या आई कि उनको सफिशिएंट क्वांटिटी का गुड क्वालिटी का कॉटन नहीं मिल रहा था। किनको नहीं मिल रहा था, इंडियन वीवर को। क्यों नहीं मिल रहा था, द रीज़न ये है कि व्हेन अमेरिका, ये आपका सारा थर्ड पॉइंट चल रहा है, व्हेन अमेरिकन सिविल वॉर हुई, अमेरिका में सिविल वॉर हुई ना, कॉटन की सप्लाई, वो जो कॉटन की सप्लाई यूएस वाले इंग्लैंड को दे रहे थे उन्होंने बंद कर दी देनी इंग्लैंड को, क्योंकि वहाँ पे खुद ही अपनी वॉर ब्रोक हो गई है। सिविल वॉर होता है विद इन द कंट्री, जो दो ग्रुप्स आपस में करते हैं। ओके, दैट यू हैव रेड इन सिविल वॉर इन साउथ, दैट इज़ इन श्रीलंका बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल। तो सिविल वॉर में जो यूएस से कॉटन आ रही थी यूके को, इंग्लैंड को, वो उन्होंने देनी बंद कर दी। अब उनको रॉ कॉटन बिना काम कैसे चलेगा इंग्लैंड का, तो इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया, वो इन्होंने इंडिया के तरफ मुड़े और इंडिया से उन्होंने रॉ कॉटन लेनी शुरू कर दी। तो दैट मीन रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से इंग्लैंड को होनी शुरू होगी, जिसके कारण जो बची कुची यहाँ पे कॉटन रहती थी इंडिया में, उसके प्राइजेस बढ़ गए। मतलब वीवर जो इंडिया में रह रहे थे उन्होंने काम तो करना है, काम उनका चल रहा था, बंद नहीं हुआ था, कम हुआ था। ओके, इंडियन वीवर को स्टार्व्ड मतलब भूखे मरने, जो भूखे मतलब रोटी से मरने नहीं शुरू हुए,
कॉटन की वजह से हो गए, मतलब उनको कॉटन नहीं मिल रही है। अब जितनी भी कॉटन उनको मिल रही थी उनके प्राइसेस बहुत ऊंचे थे। अगर आपकी कॉटन महंगी है तो आपका बट ऑब्वियस है आपका कपड़ा भी महंगा होगा। ओके, अब इंडियन वीवर का कॉटन महंगी है तो उनके कपड़े और भी महंगे होते थे। दैट वाज अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वीवर। अब चौथा रीज़न क्या था, बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अब एंड ऑफ 19th सेंचुरी आप क्या कहोगे, 1880 से लेके 1900 तक। ये एंड ऑफ 19th सेंचुरी, सॉरी, एंड ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब ये है 1880s to 1900। एंड ऑफ 19th सेंचुरी वीवर को एक और धक्का लगा। क्या धक्का लगा, फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगैन। ओके, मतलब इंडिया में ही फैक्ट्रीज हो गई, खुल गई, फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स। दिस वाज द अनदर रीजन ऑफ द वीवर्स। तो ऐसे आप कह सकते हो कि इंडिया में जब फैक्ट्री शुरू हो गई, पहले तो इंडियन वीवर को कंपटीशन था कि बाहर से आ रही थी मशीन मेड गुड्स, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया में ही फैक्ट्रियाँ खुल गई, जिसके कारण वीवर्स को एक और धक्का लगा। तो ये आप पिक्चर फिर देखोगे, दिस इज बॉम्बे हार्बर, पोर्ट टाउन है 18th सेंचुरी, जैसे बॉम्बे कैलकाटा ग्रू कर गए। ओके, अब है फैक्ट्रीज का माप, मतलब इंडिया में फैक्ट्रीज ओपन हो गई, खुलने लगी, मतलब उनको भी जैसे पहले सिर्फ इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज ओपन हो रही थी, अब इंडिया में भी फैक्ट्रीज खुलनी शुरू हो गई। तो आपने करना है कि फर्स्ट कॉटन मिल जो हुई बॉम्बे में आई 1854 में। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर योर जीके क्वेश्चन। ओके, सबसे पहली जो बॉम्बे में फैक्ट्री खुली कॉटन की तो वो 1854 में ओपन हुई। गॉट इट। अब इसके बाद 2 साल बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई, दैट इज़ 56 में। और 1862 में 4 मिल्स ओपन हो गई, जिसमें कि 94 स्पिंडल्स और 2150 लूम्स काम कर रहे थे, मतलब काफ़ी लार्ज लेवल पे फैक्ट्री खुली। और उसी टाइम जूट मिल जो थी बंगाल में आ गई। ओके, तो फर्स्ट जो जूट मिल खुली है वो 1855 में खुली है, और बाकी दूसरी 7 ईयर 1862 में। यू कैन गेट द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अर्ली फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसके 4.5 आपको करने हैं। तो थोड़े ईयर इसमें थोड़ा कर लेना, बाकी में ईयर्स आपके खास आई नहीं है, तो थोड़ा इतना आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। गॉट इट। तो ऐसे आपकी इंडस्ट्रीज ओपन होनी शुरू हो गई इंडिया में। क्लियर। तो नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड, कानपुर में 1860s में ओपन हो गई। और उसके बाद फर्स्ट कॉटन मिल आपकी अहमदाबाद में खुल गई। और 1874 में मद्रास में प्रोडक्शन शुरू हुई। दैट इज हाउ द इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया। अब है हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, जो कोई काम पहली बार शुरू करता है उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मे बी इन योर फैमिली इफ एवरीबडी इज दैट इज इन द जॉब और वो पहली बार अपना कोई बिजनेस शुरू करता है तो आप उसको कहते हो एंटरप्रेन्योर है वो। गॉट इट। तो आपके इंडिया में पहले किसी ने इंडस्ट्रीज ओपन नहीं की थी, सबसे पहले किन्होंने इंडस्ट्रीज ओपन करी, तो आपका इसका क्वेश्चन बन जाएगा हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो आपने कहना है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, लेकिन पैसा इंडियन के पास कहाँ से आएगा। तब आपने यहाँ पे क्या करना है कि मैनी बिजनेस ग्रुप जो कि इंडिया के थे उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। ओके, जैसे कि ब्रिटिश जो था, इंडिया में रहने वाले ब्रिटिश थे, वो चाइना वो ओपियम एक्सपोर्ट करते। ओपियम का मतलब क्या होता है, अफीम। गॉट इट। तो ब्रिटेन वाले जो थे वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे थे ओपियम। गॉट इट। तो उसके बाद क्या था कि चाइना को इंग्लैंड कर रहा था टी एक्सपोर्ट। मतलब जैसे आपका होता है ना कि आपका फेवरेबल होता है कि कैसे आपने ट्रेड करना है, उसके लिए आप क्या करते हो कि जितना सामान आप मुझको दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसका सामान देता हूँ वापस, कि हम बैलेंस ट्रेड कर लेंगे। अब जो इंग्लैंड है वो ओपियम कर रहा है, उससे मंगवा रहा है, ओपियम दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है चाइना को। और दूसरी तरफ जो चाइना है वो इंग्लैंड को टी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इंग्लैंड से, इंडिया से होते हुए वो अपना ट्रेड शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, काफ़ी इंडियन जो थे वो भी इसके जूनियर प्लेयर बन गए ट्रेड में, मतलब वो भी ब्रिटिश के साथ ट्रेड, चाइना के साथ उन्होंने करना शुरू कर दिया। ओके,
तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सारे जो बिजनेसमैन हैं अब उनके हाथ में पैसा लगना शुरू हो, क्योंकि अब चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है, इंडियन भी साथ में इन्वॉल्व है, तो इंडियन के हाथ में पैसा आना शुरू हो गया। अब उनको लगता था इन पैसे को हम कहाँ पे यूटिलाइज करें। तब आपने यहाँ पे आपका आंसर शुरू करना है कि इन बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर थे जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया था, उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी। ओके, आफ्टर गेटिंग द मनी फ्रॉम चाइना ट्रेड, द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज ओपन कर दी 1830 से 1840 में। लेकिन उनकी बैड लक कह लो कि टैगोर की जो एंटरप्राइज थी वो डूब गई इन द सेंस तबाह हो गई। ओके, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, 1840s में आपका आया था डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जिसके कारण उनकी ये कंपनीज लेट 19th सेंचुरी में डूब गई। तो लेकिन फिर भी हम द्वारकानाथ टैगोर को एज अ अर्ली एंटरप्रेन्योर अज्यूम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट ओपन तो करी थी, चाहे वो चली ना चली हो। फिर उसके बाद आपने करना है कि बॉम्बे में पारसीज लाइक दिनशा पेटिट थे और जमशेदजी नूसरवंजी थे, टाटास। ये टाटास वही हैं जो आजकल के टाटा बिरलाज हैं, उनके 4 फादर्स। ओके, तो नूसरवंजी जो थे टाटा, उन्होंने अपना लक किया ट्राई बॉम्बे में और उन्होंने बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इंडिया में ओपन करी। और उनको ये पैसा कहाँ से मिला था, वही एक्सपोर्ट टू चाइना से। डन। तो फर्स्ट पॉइंट आपने बंगाल में ये इनका द्वारकानाथ टैगोर का याद रखना है, और सेकंड बॉम्बे में दिनशा पेटिट और जमशेदजी नूसरवंजी का, टाटा का याद रखना है, ऐसे करना है टाटास का। डन। फिर आपका तीसरा नाम आएगा जी के सेठ हुकमचंद। सेठ हुकमचंद जो थे मरवाड़ी बिजनेस थे और उन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल कलकत्ता में 1917 में शुरू करी। दैट इज़ ऑल्सो गॉट द मनी विद चाइना, उनको भी चाइना से ट्रेड से मिला था पैसा। और ऐसा ही सब कुछ जीडी बिरलास के साथ हुआ। जीडी बिरला दैट इज़ ऑल्सो रिनाउंड पर्सनैलिटी, दैट इज़ द एंटरप्राइज है टाटास बिरलास। अब आप रिलायंस के नाम को ज़्यादा जानते हो, तो ये इनके नाम भी बहुत फेमस रहे हैं। तो इन ऐसे आप कर सकते हो कि ये एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रीज ओपन करी इंडिया में। तो ही इज़ द्वारकानाथ टैगोर, यू शुड नो दिस, क्योंकि आपको किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है पिक्चर के बारे में कि हु वॉज ही, तब उनके बारे में ये चीज़ें लिख सकती हो। हाँ जी, अब कैपिटल तो आपके पास इकट्ठी हो गई ओके ट्रेड नेटवर्क से, लेकिन कुछ मर्चेंट ने इंटरनल भी ट्रेड किया जिनके कारण उनके पास पैसा आया, या उन्होंने मिडल ईस्ट अफ्रीका के साथ भी अपने लिंक बना के पैसा इकट्ठा कर लिया। ओके, तो वो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड के साथ इंगेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इंडिया में ही गुड्स के साथ एक प्लेस से जगह दूसरी, बैंकिंग मनी, ट्रांसफर फंड बिटवीन सिटीज़, इस तरह अपना पैसा कमाना शुरू कर दिया। ज़रूरी नहीं उन्होंने ट्रेड के थ्रू किया था। ओके, तो जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली इन्होंने इंडस्ट्रीज ओपन कर ली। ये पार्टनर्स देखो ज़रा आप, GN टाटा, RD टाटा, RJ टाटा, DJ टाटा। ओके, दैट वाज सेटिंग अप द आयरन एंड स्टील वर्क्स इन इंडिया। अगर आपको याद हो, टिस्को। गॉट इट? हाँ जी। तब आपका है, अब कॉलोनी कंट्रोल इंडिया ट्रेड में काफ़ी टाइट हो रहा है। मतलब कॉलोनीज मतलब कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश कभी नहीं चाहेंगे कि इंडियन लोग फैक्ट्रियाँ बनाएं, पावरफुल हो जाएं और उनकी पोजीशन लोअर हो जाए। वो हमेशा चाहेंगे कि इंडियन कभी तरक्की ना करे। इसलिए ब्रिटिश ने जो इंडस्ट्रीज थी अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया और उन पे ज़्यादा टैक्सेस कह लो, उन पे लिमिट्स लगानी शुरू कर दी। ओके, तो उनको मना किया गया कि वो यूरोपियन से जो सामान गुड्स आ रहा है उनके साथ कभी भी वो कंपटीशन नहीं करेंगे। मतलब अगर इंग्लैंड वहाँ पे कपड़ा बना रहा है, आप कभी भी कपड़ा नहीं बनाओगे जिसके कारण उनको कोई प्रॉब्लम आए एक्सपोर्ट में। ओके, तो एंड हैड टू एक्सपोर्ट, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ रॉ कॉटन, ओपियम और वीट, इंडिगो वगैरह को एक्सपोर्ट करना है ब्रिटिश को। मतलब जिस चीज़ की यूरोप को ज़रूरत है आप वही चीज़ एक्सपोर्ट करोगे, आप अपनी मर्जी नहीं करोगे, अपनी अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज नहीं ओपन करोगे। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे इंडियंस को शिपिंग बिजनेस से भी अलग कर दिया गया, आउट कर दिया गया। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वॉर कब आपकी हुई थी, 1914 टू 1918। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी वो काफ़ी सारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो बाद में करेंगे। तो आपने देखना है
कि 1918 तक 1914-18 तक जो इंग्लैंड है, जो यूरोपियन एजेंसीज है, वो इंडियन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही थी, उनको फ्लरिश नहीं होने दे पा रही थी। ओके, तो 3 ऑफ द बिगेस्ट कौन सी थी? बर्ड हेगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूले एंड जार्डिन स्किनर। गॉट इट? तो दीज वर द मेजर कंपनीज थी जो कि यूरोप की थी। और ये कंपनीज क्या करती थी? कैपिटल को इकट्ठा करती थी, जॉइंट कंपनीज बनाती थी। और एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि इंडियन फाइनेंसर्स थे वो इनको कैपिटल प्रोवाइड करते थे, और यूरोपियन एजेंसी सारी इन्वेस्टमेंट करती थी। मतलब इन्वेस्टमेंट सारा यूरोपियन कंपनी से करना है, इंडियन ने सिर्फ उनको फाइनेंस कलेक्ट करके देना है, मतलब सारा प्रॉफिट यूरोपियन ने कमाना है। तो यूरोपियन मर्चेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके अपने चैम्बर्स थे यूरोपियन के, लेकिन इन चैम्बर्स में इंडियन बिजनेसमैन नहीं आ पाएंगे। मतलब हम जो भी मीटिंग्स करेंगे यूरोपियन, वो हमारी ओरिएंटेड होगी, इंडियन उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? मतलब इंडस्ट्रीज ओपन हो गई, यू आर सीन कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज ओपन हुई बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद में फैक्ट्री ओपन होगी। सेकंड आपने करा एंटरप्रेन्योर्स आ गए जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा दी। तीसरे नंबर पे वर्कर्स कहाँ से आएंगे? तो इन्होंने बोला वर्कर्स एक्चुअली आपके आए नियर बाय एरिया से। जैसे इन्होंने बताया पीजेंट आर्टिशियंस जिनको विलेज में काम नहीं मिल रहा है वो शहरों में आ गए। 50% से वर्कर्स ज़्यादा जो बॉम्बे में थे वो 1911 में नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी, आपने सुना होगा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बॉम्बे को पीजेंट आ रहे थे। और कानपुर में कहाँ से आ रहे थे? नियर बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर, सिंपल इनफ। तो वहाँ से आपके काफ़ी सारे वर्कर्स आ रहे थे मिल में काम करने के लिए। ओके, तो जैसे टाइम बीता चला गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई और वर्कर्स को बहुत दूर दूर तक डिस्टेंस कवर करके फैक्ट्रियों तक पहुंचना पड़ा। मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको आप यूपी कह सकते हो, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो इंस्टेंस के लिए आप काम करोगे, दे वेंट टू वर्क इन टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा। मतलब यूपी से आप सोच सकते हो उनको बॉम्बे और कैलकाटा में ट्रैवल करके काम की तलाश में आना पड़ता था। आप देख सकते हो यंग वर्कर्स एट अ बॉम्बे मिल अर्ली 20th सेंचुरी में वर्कर्स हैं। अब उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जॉबर्स। हाँ, तो अब जॉब मिलना डिफ़िकल्ट था, जैसे हमने पहले इंग्लैंड में किया। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट जॉब इन द इंडस्ट्रीज। यू शुड हैव सम ऑफ द रिलेशनशिप, मे बी सम फ्रेंड्स और सम किन रिलेशनशिप। तो कहते जैसे फैक्ट्रियाँ मिल्स बढ़ती चली गई और वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ती चली गई। ओके, तो अब आपके वर्कर्स ज़्यादा हैं लेकिन काम उतना ही, जॉब उतनी ही है, सेम इंग्लैंड की तरह जॉब ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो अगर आपने मिल में जॉब लेनी है तो आपके लिए ये क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो, हु वर द जॉबर्स? हाँ जी, योर आंसर विल बी हियर कि जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर ऑफ अ इंडस्ट्री। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज इन शॉर्ट देम जॉब। मतलब कि जो एक फैक्ट्री का पुराना तजर्बेकार बंदा था उसको जॉबर बना दिया जाता था बाय द ऑनर्स, एंड उसके बाद वो अपने विलेज से वर्कर लेके आता था, उनको जॉब प्रोवाइड करता था और उनको सिटी में सेटल करवाता था। जब उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, संकट में, क्राइसिस में, उनको पैसे प्रोवाइड करता था। गॉट इट? दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द जॉबर। तो धीरे धीरे जॉबन जो था एक पावरफुल बंदा बन गया, क्योंकि उसको पता था अब जो वर्कर थे उसके पीछे पड़े रहते थे हमें जॉब दिलाओ। उसको लगता था कि मैं फ्री में जॉब क्यों दिलाऊं, तो आई शुड गेट सम अथॉरिटी, आई शुड गेट सम मनी फ्रॉम द जॉब सीकर्स। तो अब उसने धीरे धीरे जॉब दिलाने के लिए उनसे मनी ग्रांट करने शुरू कर दी, गिफ्ट लेने शुरू कर दी। यू कैन सी द हेड जॉबर। ओके, कितनी डोमिनेटिंग पोजीशन लग रही है इसकी। तो ये लोगों को पहले पहले बड़ी इजीली अपने विलेजेस से लेके जॉब दिलवा देता था, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, जब जॉब सीकर्स बढ़ गए तो इसने उनसे गिफ्ट डिमांड करने शुरू कर दी, पैसे डिमांड करने शुरू कर दिए। यू कैन सी हाउ द वुमेन दे आर वर्किंग इन द अहमदाबाद कॉटन मिल। अभी भी आपको पता है कि अहमदाबाद में कॉटन मिल बहुत ज़्यादा फेमस है। दैट गुजरात एंड महाराष्ट्र इज़ द हब ऑफ कॉटन मिल्स। अब आया पिक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब हमने उस चैप्टर में, उसमें टॉपिक में पढ़ा था
इंग्लैंड में कि व्हाट वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें हम पढ़ रहे हैं पिक्युलरिटीज, मतलब क्या फीचर्स थे। ओके, यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्री जो ग्रोथ हुई उसकी क्या क्या खासियत थी, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे आपने बोला कि यूरोपियन जो कंपनीज थी वो इंडियन कंपनी को डोमिनेट कर रही थी, उनको कंट्रोल कर रही थी। क्लियर। तो इसीलिए इंडिया ने अब क्या सोचा कि अब दे इस्टेब्लिश टी कॉफ़ी प्लांटेशन उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी इंडिया में, बड़े चीप रेट पे। कॉलोनियल गवर्नमेंट जी तो माइनिंग वगैरह करवा रही थी, लोगों से काम करवा रही थी। दैट इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग प्राइमली फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। इंडिया में सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रही थी वो। ओके। अब जब इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्रीज ओपन करी तो उन्होंने लेट 19th सेंचुरी, मैंने पहले आपको बोल दिया, अराउंड 1880s टू 1900 में। अब जब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना काम शुरू किया है, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करी है, उन्होंने मैनचेस्टर से कंपटीशन नहीं करा। इंडियन मार्केट ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ब्रिटिश के साथ कम्पीट करते हैं वो हमें जीने नहीं देंगे, हमारी फैक्ट्रीज बंद करवा देंगे। क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है ब्रिटेन से ऑलरेडी फैब्रिक यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारे इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ ओपन करी वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं करी, उन्होंने किस चीज़ की ओपन करी? थ्रेड की। मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने कपड़ा ना बना के थ्रेड बनाना शुरू कर दिया, ना कि फैब्रिक। ओके। तो ये सारा फैब्रिक वो when yarn was imported it was only of superior variety। जब यहाँ पे यार्न इंपोर्ट किया जाता था तो सिर्फ सुपीरियर वैरायटी का था, बाकी जो यार्न था तो वो सारा चाइना को भेजना शुरू कर दिया इन्होंने। गॉट इट। तो इंडियन हैंडलूम वीवर्स ने एक्सपोर्ट टू चाइना में एक्सपोर्ट अपना यार्न करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट डिकेड में वो 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड क्या होगा 20th सेंचुरी का मतलब 1910, यहाँ तक फर्स्ट डिकेड हो गया। तो फर्स्ट डिकेड में 20th सेंचुरी में काफ़ी चेंजेस आए जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न चेंज हो गया। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट आई, आपको पता होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुई थी वो 1905 के अराउंड हुई थी। दैट वाज इन बांग्लादेश। अगर याद हो, स्वदेशी एंड बाय माइग्रेंट मूवमेंट बांग्ला लोगों ने शुरू की थी, क्योंकि बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो उसकी नाराज़गी में बंगाली लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू करी थी, तभी हमने यहाँ पे किया है फर्स्ट डिकेड। ओके। जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, फेमस हुई, तो नेशनलिस्ट ने कहा कि आपने बाइकआउट कर दो फॉरेन गुड्स को, कि कोई भी फॉरेन गुड नहीं खरीदेगा, कपड़ा नहीं खरीदेगा, आप सिर्फ स्वदेशी गुड्स खरीदोगे। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रुप था उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया इंडिया में। ओके। अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट सेव किए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि हमारे लिए टैक्सेस की प्रोटेक्शन करे, हमें कंसेशन दे, कि जो बाहर से कपड़ा आता है, इंडियन मर्चेंट ने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनमें उनको टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। बाहर का कपड़ा मतलब इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था उन पे टैक्सेस लगाए जाएं। क्यों टैक्सेस लगाए जाए? कि उनका इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा ज़्यादा महंगा बिके। ओके। तो उन्होंने काफ़ी ये डिमांडें की, और 1905 में क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया यार्न टू चाइना वो डिक्लाइन हो गया। मतलब जो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा था थ्रेड, फैब्रिक नहीं थ्रेड, तो वो डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि चाइनीज़ और जापानीज़ मिल्स इससे जो उसके थ्रेड से उससे भर गई। अब उनके लिए इंडिया के नहीं डिमांड कर रहे थे कि आप हमें थ्रेड पहुंचाओ। तब इंडियन मार्केट क्या करेगी, इंडियन इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, उसके थ्रेड की कोई वैल्यू नहीं पड़ रही। अब उन्होंने यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन शुरू कर दी। मतलब अब जाके उन्होंने, जब चाइना ने मना कर दिया कि आपका थ्रेड हम नहीं लेंगे, हमें मत एक्सपोर्ट करो, तो इंडियन मर्चेंट ने क्या किया, यार्न ना प्रोड्यूस करके टेक्सटाइल क्लॉथ प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मतलब कॉटन पीस प्रोडक्शन जो थी इंडिया में डबल हो गई 1900 टू 1912। अब आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में क्यों इंक्रीज हुई। तो यू कैन राइट द क्वेश्चन ऑल्सो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि 1914 में शुरू हुई है, 18 तक चली। तो आपका ये आंसर स्टार्ट होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन ग्रोथ बहुत कम थी, लेकिन जब वॉर क्रिएटेड अ ड्रामेटिक न्यू सिचुएशन, आपने यहाँ से पॉइंट शुरू करना है
कहता विद ब्रिटिश मिल्स बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन, जैसे ब्रिटिश मिल बिजी थी वॉर प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब अपनी आर्मी के लिए ज़रूरतें पूरे करने के लिए, तो मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन, जो मैनचेस्टर से, जो इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट आ रहा था वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अब ब्रिटिश मिल क्या कर रही हैं, उनकी प्रायोरिटी है वॉर नीड्स पूरी करना। इसलिए जो ब्रिटिश से इंडिया में सामान आ रहा था, कोई भी कपड़े वगैरह आ रहे थे, कोई भी टेक्सटाइल मेड गुड्स आ रही थी, वो इंडिया में डिक्लाइन हो गई, बंद नहीं हुई, डिक्लाइन हो गई। नंबर 1 रीज़न है। नंबर 2 रीज़न है, इंडियन मिल को काफ़ी बड़ी होम मार्केट सप्लाई करने को मिल गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही, ये पॉइंट रहने दो, ये सेकंड पॉइंट करो, एज द वॉर प्रोलॉन्ग, जैसे ही लड़ाई खिंच गई, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि वर्ल्ड वार 4 साल चलेगी। उनको था कि हम कॉलोनीज के लिए लड़ रहे हैं, हमने 4-6 महीने में लड़ाई ख़त्म कर देनी है। ये तो उनको बाद में अंदाज़ा लगा कि ये वार तो बहुत खिंच गई है। तो जब अब उनकी वॉर प्रोलॉन्ग हो गई, बहुत खिंच गई, तो इंडियन फैक्ट्रीज को बुलाया गया कि आप भी हमें सप्लाई दो, हमें वॉर नीड्स दो, हमें जूट बैग्स दो, क्लॉथ दो आर्मी यूनिफॉर्म के लिए, टेंट दो, लेदर बूट्स दो, हॉर्स एंड म्यूल की सैडल्स, सैडल्स होती काठी, म्यूज होता खच्चर, ओके, और कितनी सारी आइटम। अब ब्रिटिश वाले इंडियन इंडस्ट्री को बूस्टअप कर रहे हैं कि आप हमें ये सामान सारा भेजो, क्योंकि हमें वॉर लेवल पे बहुत ज़रूरतें हैं। और ये बात याद रखने वाली है, इंग्लैंड कभी भी इंडियन इंडस्ट्रीज को वॉर मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि आर्म एम्यूनिशन वो सिर्फ खुद बनाएंगे। अगर उन्होंने इंडियन को बोल दिया तो नेचुरली आर्म अम्यूनिशन उनके अगेंस्ट रिवोल्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ उनको बोला कि हमें जूट बैग्स वगैरह, यूनिफॉर्म्स वगैरह, लेदर बूट वगैरह ये हमें भेजो जिसकी हमें ज़रूरत है वॉर पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, जब उनको पता लगा कि हमें ज़रूरत, उनको हमारी ज़रूरत है, तो न्यू फैक्ट्रीज ओपन होनी शुरू हो गई इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। और ओल्ड मल्टीपल शिफ्ट, दिन भर रात काम चल रहा है इंडियन इंडस्ट्रीज में, और नए वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लिया गया, और हर एक और लॉन्गर आवर्स, ओवर मतलब ओवरनाइट कह लो, उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं बन गई, और कितने लोगों को इंडियन को काम मिल गया। मतलब एक तरह से हमारे लिए ये कह सकते हो कि ब्लेसिंग हुई फर्स्ट वर्ल्ड के, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट अप मिला। तो और ये धीरे धीरे इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ गई। अब आपका एक और क्वेश्चन आ रहा है कि वाई मैनचेस्टर कुड नॉट रीकैप्चर इस ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट, मतलब इंग्लैंड अपनी पुरानी पोजीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन मार्केट में क्यों नहीं स्टैब्लिश कर पाया जो उसकी पोजीशन पहले थी। तो नंबर 1 इसका है कि जो इंग्लैंड था वो यूएस, जापान और जर्मनी की तरह अपने आप को कंपटीशन में ना उतार पाया, मॉडर्नाइज ना कर पाया। और दूसरा रीज़न है कि ब्रिटेन की इकॉनमी जो थी वो क्रम्बल्ड अप हो गई, मतलब हिल गई बुरी तरह से, शैकल अप हो गई, ओके। तो जो कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई, उसकी एक्सपोर्ट जो कॉटन क्लॉथ कर रहा था इंडिया को, वो ड्रामेटिकली फेल डाउन हो गया। मतलब वो जो पहले उसकी इतनी अच्छी कंडीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, चाहे इंग्लैंड जीता था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लेकिन उससे इतना नुकसान हो चुका था उसके बावजूद भी कि उसकी इंडस्ट्रीज प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं कर पा रही थी, और इंडिया में वो इंपोर्ट नहीं कर पा, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और जो एक बार इंडियन इंडस्ट्रीज ओपन हो गई वो फिर बंद नहीं हुई। मतलब एक बार लोकल इंडस्ट्रीज इंडिया में ओपन हो गई, उनकी कंडीशन कंसोलिडेट हो गई, पावरफुल हो गई, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं करी। तो दैट इज़ वो यू कैन से कि मैनचेस्टर की हालत बहुत डामाडोल हो गई। अगला आपका टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है चाहे फैक्ट्रियां खुल गई थी फिर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से इंडियन मार्केट में डोमिनेट थी। जैसे आप कह सकते हो कि लार्ज इंडस्ट्री जो इंडिया में थी वो सिर्फ स्मॉल सेगमेंट को इकोनॉमी को करती थी डील। जैसे आप कह सकते हो कि 67% 1911 में जो इंडस्ट्रीज थी बंगाल और बॉम्बे में थी। मतलब ये सारा अगर आपका ये इंडिया है तो इंडिया में सिर्फ बंगाल और बॉम्बे में सारी इंडस्ट्रीज थी। आपको याद रखना है बॉम्बे का मतलब यहाँ पे है गुजरात और महाराष्ट्र। बॉम्बे सिर्फ एक शहर नहीं था उस टाइम, बॉम्बे मीन्स ये आपका सारा गुजरात, सॉरी गुजरात और आपका सारा महाराष्ट्र, ये सारा बॉम्बे था, ओके।
और बंगाल का मतलब था वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, जो आजकल आपका बांग्लादेश है। मतलब ये सारे जो थे यहाँ पे 67% जो आपकी इंडस्ट्रीज ओपन थी वो बंगाल और बॉम्बे में थी। बाकी सारी कंट्री में सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही चल रही थी, इतना ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रीज ओपन नहीं हुई थी बाकी सारे इंडिया में। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि 5% जो 1911 में, 10% 1931 में इंडस्ट्रीज ओपन होनी शुरू हुई थी, दैट इज़ द डिफरेंट सेक्टर्स। बाकी सारे जो इंडिया था स्मॉल वर्कशॉप में ही काम चल रहा था, जो कि बाईलेन एलिज गली नुक्कड़ पे थी, जो कि पासर बाय को दिखती नहीं थी। मतलब हर काम जो चल रहा था, अभी आप सारा फैक्ट्री में नहीं चल रहा था, काफ़ी हद काम जो था हैंडलूम था, वो गली नुक्कड़ पे किनारों पे चल रहा था, जो किसी बंदे को पता भी नहीं चलता था काम कहाँ पे चल रहा है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हाथ से काम करने वाला। हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्शन थी वो बहुत एक्सपैंड 20 सेंचुरी में हुई। 20 सेंचुरी का मतलब है 1900 वाले ईयर्स। ओके, इट इज़ ट्रू कि इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर वी हैव डिस्कस दैट मशीन मेड गुड्स जो था, थ्रेड था, वो वाइप्ड आउट हो गया। मतलब स्पिनिंग इंडस्ट्री से वाइप मतलब ख़त्म हो गया 19th सेंचुरी में। और वीवर्स सर्वाइव होने चले, इतनी प्रॉब्लम आती चली गई, फिर भी वो जिंदा रहे। ओके, तो आपने यही चीज़ करना है। ये क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड दिस हैपन। क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड द वीवर्स सर्वाइव डिस्पाइट सो मैनी प्रॉब्लम्स। कि वीवर्स इतनी प्रॉब्लम, मैंने आपको इंडियन वीवर्स की प्रॉब्लम कितनी बताई है। उनकी एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गई, इनकी इंटरनल मार्केट श्रैंक कर गई, और इनको मैनचेस्टर गुड के साथ compete करना पड़ा। उसके बाद आपका आ गया जी, उनको कॉटन नहीं मिल रही थी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी, क्योंकि सारी कॉटन जा रही थी इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ को फीड करने के लिए। और नेक्स्ट रीज़न आपका था कि इंडिया में ही इंडस्ट्रीज ओपन कर गई, जिसके कारण वीवर्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम बंद कर दिया, फिर भी वो जिंदा रहे, फिर भी उन्होंने अपना काम जिंदा रखा। कैसे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती रही। तो इसके लिए आप करोगे कि ये काम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से हुआ। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, मतलब उन्होंने प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया और प्राइस नहीं बढ़ाया। मतलब जो प्राइस पे वो पहले काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। वो कैसे किया? कहते हैं उन्होंने जैसे कुछ इन्वेंशंस करी, जैसे वी वर यूजिंग लूम्स विद फ्लाई शटल। ये फ्लाई शटल क्या है? ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि कपड़े को बुनती है, रोप्स एंड बुलीज, जो मैंने आपको शुरू में फोटो दिखाई थी, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऐसे डिज़ाइन आपका चलता रहता है फ्लाई शटल के थ्रू। ओके, तो इसके थ्रू उन्होंने फ्लाई शटल के थ्रू अपने काम को तेज़ किया, बिना कपड़े की कॉस्ट बढ़ाए। ये आपने ज़रूर याद रखनी है ये डिस्कवरी। तो जिसके कारण आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होना शुरू होगी। अब फ्लाई शटल के कारण क्या हुआ? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है पर वर्कर, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ गई और लेबर की डिमांड कम हो गई। तो ऐसे आप कह सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती चलेगी। तो 1941 में वो कह रहा है कि 35% जो हैंडलूम था, हाथ से काम करना इंडिया में, वो फ्लाई शटर के थ्रू हो रहा था। ट्रेंकोवर आपका तमिलनाडु के टिप पे नीचे है। ओके, मद्रास में, मैसूर में, कोचीन में, बंगाल में, तो जो कि बढ़ते हुए 70 to 80% हो गया, उनका काम इतना बढ़ गया। और ये सेवल जो स्मॉल इनोवेशन थी उनके कारण आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, इन वीवर्स की जो क्वालिटी थी, प्रोडक्टिविटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। ये नहीं कि उनका काम बंद हुआ, बल्कि उनका काम भी चलता रहा। और काफ़ी सर्टन ग्रुप वीवर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे आप कह सकते हो कि वीवर्स के बीच में जो कॉर्सर क्लोथ बनाते थे, जो कि गरीबों के लिए कपड़ा बनाते थे, उनकी जो डिमांड थी वो फ्लक्चुएट होती थी। मतलब कोर्सर क्लोथ कौन यूज़ करता था? पुअर पीपल। अगर पुअर को पैसे मिल गए तो वो कपड़ा खरीद लेंगे। अब जब पुअर को कपड़ा, मतलब उनकी इनकम अच्छी नहीं हुई, वो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कपड़ा उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं, उनके लिए खाना ज़रूरी है। तो कोर्सर जो क्लोथ बनाते थे उसकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट रहती थी। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर, डिपेंडिंग ऑन द अदर वर्क्स ऑफ सीजन। लेकिन जो वीवर फाइन क्लोथ बनाते थे उनकी हमेशा स्टेबल रहती थी डिमांड। तो फाइन क्लोथ कौन पहनेंगे?
रिच लोग। रिच लोगों के कोई मतलब नहीं, चाहे वहाँ पे फ्लड आया, चाहे वहाँ पे अर्थक्वेक आया, उन्होंने कपड़े अपने अच्छे ही पहनने हैं, लाइक द रिच सोसाइटी। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो कोर्सर क्लोथ था पुअर लोग पहनते थे, जिनकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट रहती थी। ओके, तो जो गुड क्वालिटी का क्लोथ था, डिमांड ऑफ फाइनर क्लोथ था, जो कि वेल टू डू फैमिलीज करती थी, रिच फैमिली करती, उनकी डिमांड हमेशा स्टेबल रहती थी। ओके, तो रिच लोगों को हमेशा कपड़ा चाहिए अच्छे वाला, उनको कोई मतलब नहीं है कहीं पे कोई सूखा पड़ा है, कहीं पे कोई खाना नहीं मिल रहा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, बनारसी साड़ी है या बलूचरी साड़ी है, उनकी डिमांड हमेशा स्टेबल रही है। ओके, दैट इज़ एक्सपेंसिव साड़ी है। ओके, तो ये क्योंकि मिल के कपड़े को इमिटेट नहीं कर सकती, उनकी नकल नहीं कर सकती, तो ये हमेशा प्रेफर करते थे हैंडमेड गुड्स की, रिच लोग। अगर उन्होंने साड़ी डालनी है, उनका वूवन वॉर्डन चाहिए, तो वो भी हमें हमेशा उनको हाई क्वालिटी का चाहिए, हैंडमेड। अगर उन्होंने लुंगी पहनी है, धोती पहननी है, हैंडकरचीफ डालने हैं मद्रास में, वो भी उनको हैंडमेड चाहिए। तो कभी भी मिल से कपड़े नहीं लेते थे हाई क्लास। जैसे आपने इंग्लैंड में पढ़ा था कि विक्टोरियन इंग्लैंड में रिच लोग जो थे वो हमेशा हैंडमेड गुड्स कपड़े डालते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वीवर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे, जो अपने काम को, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते चले जा रहे 20 सेंचुरी में, वो ज़रूरी नहीं प्रॉस्परस हुए। उनकी लाइफ कैसी थी, उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता था, सारा हाउस होल्ड, विमेन, चिल्ड्रन सभी इसी काम पे लगे हुए थे। ओके, तो लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए फैक्ट्री के साथ, उनका काम भी फिर भी आप कह सकते हो कि चलता गया। यू कैन टेक द एग्जाम्पल, देख ये आप देख सकते हो कि बॉम्बे इतना बड़ा इन्होंने बनाया, बॉम्बे दैट वाज होल, ये सारा बॉम्बे था। बंगाल ये सारा था आपका, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, मद्रास आपका जो आपके चेन्नई बन चुकी है, ये सेंटर, ये यूनाइटेड प्रोविंस मैंने जैसे बोला था आपका यूपी है, होल पोर्शन वाज देयर। ये है आपकी लार्ज लुक स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब ये आपको जैसे मैंने 67% जो इंडस्ट्रीज थी वो बॉम्बे और कलकत्ता में थी, मतलब सारा बॉम्बे इन्वॉल्व नहीं था, बाकी में थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज थी, ये देख सकते हो आप, बस बाकी सारे इंडिया में हैंडमेड गुड्स थी। दैट्स ऑल फॉर दिस। अब लास्ट टॉपिक आपका रह गया है मार्केट्स फॉर गुड, मतलब आप अगर कोई चीज़ बनाते हो, जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक उसकी प्रॉपर लोगों को बताया नहीं जाएगा कि क्या चीज़ मार्केट में नई आई है, तो लोग उसको कैसे परचेज करेंगे। उसके लिए बेस्ट वे क्या है, आपकी एडवर्टीजमेंट। ओके, तो आपका ये आता है कि न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, पीपल हैव टू बी परsuaded टू बाय दम। जब आप कोई नई चीज़ लेके आ, नई मशीनरी आ रही है मार्केट में, मे बी लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी है या उनको समझ नहीं रही है कैसे चलती है, तो आपको हमेशा डेमो देना पड़ेगा, आपको हमेशा ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको इसकी ज़रूरत है। ओके, तो आप इसमें ये कर सकते हो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, रोल ऑफ एड्स, क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहला ये है कि कंज्यूमर्स को आपको ऐड दिखानी है थ्रू द एडवर्टीजमेंट, उनको ये जताना है कि आपको ये चीज़ चाहिए। कहते हैं एडवर्टीजमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को डिज़ायरेबल भी बनाती है और नेसेसरी भी। जब आप कभी ऐड देखते हो, आपको लगता है हाँ ये चीज़ तो मेरे को भी चाहिए थी, हाँ ये तो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने भी ये लेके आना है, मैंने भी परचेज करना है। तो एडवर्टीजमेंट किसी भी चीज़ को एक तो नीडी बना देती हैं और नेसेसरी बना देती हैं, और दूसरा ये पॉइंट आएगा, ये लोगों को, माइंड को शेपअप करती हैं और न्यू नीड्स को क्रिएट करती हैं। तो हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, जिसकी कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, हर जगह आप देखोगे, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आती आपका प्रोडक्ट के कम चांसेस रहते हैं फ्लरिश होने की। तो उस टाइम भी आप कहते हो ऐड होती थी, यस, एट दैट टाइम ऑल्सो एड्स वर देयर। आप भी अगर आपने देखा, छोटे होते आपको ग्राई वाटर दिया जाता था, तो ग्राई वाटर क्या है, ये सिंपली होता है वैसे सौंफ और अजवाइन का पानी होता है, जिसको कि हाजमे के लिए बच्चों को दिया जाता है। तो ये इन्होंने एक कैलेंडर बनाया जिसमें इसकी ऐड करी और इसको दे दिया कि ग्राई वाटर आपको पीना चाहिए, क्योंकि आपको गोडस लाइक फिगर, अगर कृष्ण जी ये पीते हैं या उन्होंने इसको अपना आशीर्वाद दे रखा है, आपको ये पीना चाहिए। ओके, अब इसमें आपका आता है कि कैसे आपने एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया। कहते हैं जब मैनचेस्टर से इंडस्ट्रीज से गुड्स आती थी ना, क्लॉथ इंडिया में आता था, तो वो बड़े बड़े बंडल्स आते थे, तो बड़े बड़े बंडल्स पे उन्होंने लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। आप भी अभी देखते हो, ब्रांड चेक करते हो कि कहाँ के बना है, जापान का बना है, इंग्लैंड का बना है,
तो इंडिया का बना, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको चीज़ को लेते हो। उस टाइम भी जब इंग्लैंड से कोई मैनचेस्टर से गुड्स आ रहे थे बंडल्स पे, उन्होंने इसलिए मेड ऑफ मैनचेस्टर लिखा होता। मैनचेस्टर का मतलब याद रखना इंग्लैंड ही है, कि लोगों को लगे कि ये अगर वहाँ से बन गया तो बट ऑब्वियस है इट विल हैव अ क्वालिटी, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का बना होगा, इसलिए इस चीज़ पे मेड इन मैनचेस्टर लिखा है। तो इसलिए एक तरह से वो इसकी एडवर्टीजमेंट करते थे। ओके, तो लेकिन लेबल्स कैरी वर्ड्स, आप तो लेबल को समझ नहीं पाओगे, मे बी आप इलिटरेट हो, आपको मे बी इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, आप कैसे पढ़ोगे कि मेड इन मैनचेस्टर है। इसीलिए उनको बड़ी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया होता था, और वहाँ पे लेबल्स पे काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई होती थी। ओके, मैन्युफैक्चर क्या चीज़ का ध्यान रखते थे कि लोगों को मैं कैसे बताऊं कि आप इसको खरीदो। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस की पिक्चर वो क्या करते थे, लेबल्स के लगाते, जैसे आप ये देख रहे हो कि है तो ये मैनचेस्टर गुड्स है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या करना है, इंडियन गॉड गॉडेस की पिक्चर यहाँ पे लगानी है कि इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है इस गुड्स को कि ये सारे लोग पहने। और यहाँ पे आप देख रहे हो महाराजा रणजीत सिंह दिखाए हुए हैं कि रॉयल फिगर भी इन चीज़ों को पहनती है, इसलिए इंडियन लोगों को ये कपड़ा पहनना चाहिए। मतलब बड़ा डिप्लोमेटिकली वो लोगों को शेप अप करते थे कि आपको मैनचेस्टर गुड क्यों खरीदना चाहिए, क्यों वेयर करना चाहिए। ओके, तो लेट 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर्स ने प्रिंटिंग कैलेंडर करना शुरू कर दिया। मतलब कैलेंडर्स पे क्या किया, पिक्चर का के, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आपने ग्राई वाटर की एग्जांपल देखी, ये सनलाइट धूप की एग्जांपल दे, ये सोप है। अच्छा, सनलाइट सोप जो देखो एग्जांपल दे रहा है कि ये उन्होंने कैलेंडर बनाया और उस पर उन्होंने सोप को लिख दिया कि आपको ये सोप खरीदना चाहिए क्योंकि गॉड इसको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये कैलेंडर को एटलीस्ट जो पुअर लोग हैं अपनी वॉल्स वगैरह को भी डेकोरेट कर सकते थे। तो इसलिए तो कैलेंडर्स वर द मीडियम थ्रू विच दे कैन एडवर्टीज दर प्रोडक्ट। उस टाइम ये चीज़ें मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। ओके, तो इन्होंने वही लिखा कि इमेजेस ऑफ गॉड थी और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी। आजकल आप देखते हो कि बॉलीवुड स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको ऐड के लिए यूज़ किया जाता है कि आप उनके थ्रू अगर देखते हो कि वो यूज़ करें तो आपको भी यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब वो क्वालिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो उस टाइम आपकी इमेजेस गॉड की थी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, एम्पर नवाब की थी जो कि कैलेंडर्स पे उनकी प्रिंट की जाती थी और लोग उनको रिस्पेक्ट कहते हैं। इस पे लिखा होता था इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। अगर आपको उनको इज्जत देना चाहते हो इस प्रोडक्ट को, जैसे आप देखो ये फिगर देखो कि ये गॉडेस क्या कर रही है, इनको प्रोडक्ट दे रही है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए। ओके, तो किंग्स के नाम पे ये चीज़ें ऐसे उनको एडवर्टीज कमेंट करके दी जाती थी और हर मटेरियल हर चीज़ बड़ा क्लियर रहता था। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी दिस इज़ द रोल ऑफ एड्स फॉर द marketing of the product, and that is all we have completed this whole topic ki how these all things were sale out in the market of India and the role of industries in England and India. Okay, that's all for today's.